अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। बेटा आज की क्लास के अंदर नस के 13th ऑफ फेब के तमाम पेपर्स को हम सॉल्व करेंगे। वो पेपर जो फिजिक्स के पोर्शन के अंदर पूछे गए, वो क्वेश्चन जो मैथ्स के पेपर के अंदर पूछे गए, आज की क्लास के अंदर इंशाल्लाह ताला हम लोग नस के 13th ऑफ फेब के तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक चीज का बहुत ज्यादा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपने ख्याल रखना है। और वो चीज ये है कि भाई आपने लाजमी तौर पे पास पेपर्स के क्वेश्चंस को कवर करके जाना है। बिकॉज नस के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं बेटा, मेजॉरिटी क्वेश्चंस आर फ्रॉम दी पास पेपर्स। नस के सॉफ्टवेयर में हजारों क्वेश्चंस फीड हैं, हजारों क्वेश्चंस। मेरी कोशिश है कि आपके लिए पास पेपर्स की जो लेक्चर डिजाइन कर रहा होता हूं, इससे फायदा क्या होता है कि भाई आने वाले दिनों के अंदर इन्हीं पेपर्स में से क्वेश्चंस आपके पास पूछे जा रहे होंगे। सो आपने एक चीज इसका बहुत ज्यादा ख्याल करना है कि भाई नर्स के एग्जाम को जब आप देने चाह रहे हो, तो आपने नर्स के एग्जाम को देते हुए पास पेपर्स के लेक्चर्स को लाजमी तौर पर लेना है। आपकी जो भी तैयारी है, कोशिश करो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करो। मैं ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता चुका हूं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैथ्स के अंदर डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, सीक्वेंस सीरीज है, ट्रिगोनोमेट्री है, कॉनिक सेक्शन है, आपके पास रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैट्रिसेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को कवर करो। साथ साथ पास पेपर्स बार बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, इनको लाजमी तौर पर कवर अप करिए। सेकंड नंबर के ऊपर देखो, आपकी जितनी भी तैयारी है, आपने जैसे भी तैयारी करी है, किसी भी इंस्टीट्यूट से तैयारी करी है, वो आपके पास आपकी प्राइमरी चीज है। सेकेंडरी चीज जो अब आपके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि पास पेपर्स को लाजमी तौर पे कवर करें। क्योंकि नर्स के सॉफ्टवेयर में हजारों क्वेश्चंस फीड हैं, चाहे आप पेपर बेस्ड नेट दे रहे हैं, चाहे कंप्यूटर बेस्ड नेट दे रहे हैं। भाई इन पास पेपर्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज इनकी तैयारी करें। मैंने अपने इस चैनल के ऊपर अभी तक मोर देन 4000 एमसीक्यूज नर्स के पास पेपर्स के ऑलरेडी सॉल्व करवाए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को लाजमी तौर पे कवर अप करें। सेकंड नंबर के ऊपर, अगर आपकी तैयारी अप टू द मार्क नहीं है, तो बेटा देखो, नेट 2 के अंदर जो होना था वो हो गया। एटलीस्ट कोशिश करो कि नेट 3 के लिए, नेट 4 के लिए यही गलती को, यही मिस्टेक्स को रिपीट ना करो। जितने भी आपके नेट 2 में मार्क्स आते हैं, अभी 130 के अंदर आते हैं या 130 से कम आ रहे हैं, तो खुदारा अपनी गलतियों से सीखो। जिन गलतियों की से वजह से अभी इतने कम नंबर आए हैं, उन गलतियों के ऊपर मेहनत करो, ताकि अगली किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर यही गलतियां रिपीट ना करनी पड़े। तो उसका सबसे आसान हल क्या है? एक तो उस यूनिवर्सिटी के रेलेवेंट पास पेपर्स को सॉल्व करना है। दूसरे नंबर पे अपनी तैयारी बहुत अच्छी करनी है। तैयारी अपनी बहुत अच्छी कैसे करनी है कि आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर क्लासेस होनी चाहिए, उसके ऊपर आपकी तैयारी करो। भाई इसको कैटर करने के लिए मेरा एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 14th ऑफ फेब से। इस बैच के अंदर आपकी ना सिर्फ नस की तैयारी कवर करवाई जाएगी, बल्कि नस के साथ पाकिस्तान की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज की तैयारी इस बैच के अंदर शामिल है। इस बैच की सबसे खास बात यही है कि भाई इस बैच के अंदर आपके नस का नेट 3 भी कवर होगा, नेट 4 भी कवर होगा, जीआईके भी कवर होगी, यूईटी भी कवर होगी, कॉमसेट भी कवर होगी, एनएडी यूनिवर्सिटी भी कवर होगी, प्याज भी कवर होगी, आईबी भी कवर होगी, मेरान भी कवर होगी। यानी कि पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज को इस पर्टिकुलर बैच में कैटर किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। इस बैच की सबसे खास बात क्या होती है कि इस बैच में आपकी प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस होंगी। यानी कि एक एक चीज आपको लाइव क्लासेस के अंदर कवर करवाई जाएगी। सेकंड नंबर के ऊपर आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होती है, वही टेस्ट उसी पैटर्न के ऊपर, जैसे नस का टेस्ट होता है, एनईडी का टेस्ट होता है, फास्ट का टेस्ट होता है, यूईटी का, जीआईकेआई का, मेरान का टेस्ट होता है। सेम पैटर्न के ऊपर, सेम तर्ज के ऊपर कंप्यूटराइज टेस्ट हमारे कंडक्ट होते हैं। जिस तरह वहां पे टाइमर होता है, सेम टाइमर भी चल रहा होगा, एक एक चीज आपको प्रॉपर्ली गिवन होगी। तो भाई हमारी लाइव क्लासेस में आपके तमाम सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, या वो यूनिवर्सिटी जहां पे केमिस्ट्री आती है, कंप्यूटर आती है, वो भी पढ़ाया जाता है। जिस तरह एनटीएस के अंदर एनालिटिकल रीजनिंग आती है, आईक्यू आती है, वो भी पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा प्रॉपर्ली इंग्लिश की क्लासेस आपको मिलेंगी। अगर आप पर्टिकुलरली एनटीएस में अप्लाई कर रहे हो तो क्वांटिटेटिव मैथ्स की क्लासेस हो गई, या आईबी में अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे जो बिजनेस मैथ्स होती है उसकी क्लासेस भी मिलेंगी। या फिर अगर आप नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हो तो आपका एनबीएस का बैच अलग होगा। तो आपने लाजमी तौर पर इस बैच को ज्वाइन अप करना है। 14th ऑफ फेब से बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें एक एक चीज आपको बहुत डिटेल में तरीके से पढ़ाई जाएगी। तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं। डाउट टीचर्स आप हमारे अलग से होते हैं जो कि आपकी तमाम क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके अलावा जो भी टेस्ट कंडक्ट होता है उसका वीडियो सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। खैर, वापस आते हैं अपनी आज की क्लास के ऊपर। आज की क्लास के अंदर बेटा हम लोग 13th ऑफ फेब वाले दिन जितने नस्ट के पेपर्स आए, ना सिर्फ इन पेपर्स को देखेंगे बल्कि इनका सोल्यूशन भी करेंगे। मैंने जानबूझ के सबसे पहले फिजिक्स का पेपर रखा है, क्योंकि मेरे एक बहुत अच्छे शागिर्द ने अपना कंप्लीट पेपर हमसे शेयर किया है, और इस कंप्लीट पेपर को शेयर करने के साथ ही इस बच्चे ने फिजिक्स के भी बेतहाशा क्वेश्चन हमसे शेयर किए हैं। तो भाई आज की क्लास में सबसे पहले जो फिजिक्स का पेपर आया 13 फेब का, इसके अंदर ये बच्चा माशाल्लाह से हमें क्या बता रहा है? ये बच्चा हमें बताता है कि सर देखें, हमारे पास फिजिक्स के पोर्शन के अंदर पावर न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस आए हुए थे, यानी कि पावर के न्यूमेरिकल्स आए हुए थे। ओके, यूनिट ऑफ फ्लक्स पूछा हुआ था। फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑफ डैश,
मीडियम के ऊपर, सेंटर ऑफ चेंज के ऊपर, टाइप ऑफ चार्ज के ऊपर, सेंटर ऑफ चार्ज के ऊपर, एरिया। अच्छा बेटा, इसके अलावा जो हमारे पास पेपर के अंदर आज क्वेश्चंस पूछे गए, इसमें यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट पूछा हुआ था कि भाई यंग डबल स्लिट द डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ द वेव। इसके रिलेटेड क्वेश्चन पेपर के अंदर आज हमारे पास पूछा गया था। इसके अलावा हमारे पास देखो वेव्स की डायग्राम गिवन थी और एग्जामिनर आपसे कह रहा था कि भैया सी क्या कहलाता है, सी वेवलेंथ कहलाता है, वेवलेंथ बाय 2 कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। यानी कि आपको ये वेव की एक डायग्राम गिवन थी और एग्जामिनर वाज आस्किंग कि भाई ये डायग्राम किस चीज को रेप्लिकेट कर रही है, क्या चीज शो हो रही है यहाँ पे। हमें बेसिकली उस चीज को कैलकुलेट करना था, उस चीज को यहाँ पे फाइंड करके बताना था। ओके, इसके अलावा हमारे पास टू सिंपल पेंडुलम्स गिवन थे। टू सिंपल पेंडुलम्स, वन इज अप्लाइड विद द डबल फोर्स देन द अदर व्हाट विल हैपन। यानी कि अगर दो सिंपल पेंडुलम्स आ रहे हैं और एक पेंडुलम के ऊपर आप अप्लाई करवा दो डबल फोर्स को, तो फिर दूसरे पेंडुलम पे क्या फर्क पड़ रहा होगा। तो इसके ऑप्शंस देखो क्या गिवन थे। इसके ऑप्शंस गिवन थे हमारे पास कि भाई अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा दूसरे वाले का, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी दूसरे वाले की, टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, लेंथ विल बिकम डबल। तो यानी कि हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आज पूछा जा रहा था एक और। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो एक और क्वेश्चन पूछा गया, इसमें एग्जामिनर कह रहे हैं जो गामा डिके होता है इसके अंदर आपका क्या चीज चेंज होती है, एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर चेंज होता है? कोई चेंज नहीं होता। चेंज इन न्यूट्रॉन्स होता है, चेंज इन प्रोटॉन्स होता है। यार मैं एक दफा लेक्चर ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ बट बेटा मेरी स्क्रीन हैंग हो गई थी एंड आई कुड नॉट एडिट दैट पर्टिकुलर वीडियो। दैट्स द रीजन कि मैं दोबारा से लेक्चर बना रहा हूँ, वरना मैंने पूरा लेक्चर ये सॉल्व करवाया था 1.5 घंटे का। सो प्लीज पार्डन मी ऑफ, क्योंकि मैं तो दोबारा ये मेहनत कर रहा हूँ पूरी बैठ के सिर्फ बच्चों के लिए। खैर, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमारे पास एक और क्वेश्चन जो आज पूछा गया, इसमें एग्जामिनर कह रहा था कि भाई तुम्हारे पास दो कैलकुलेटर्स गिवन है, अगर ये आप इनके ऊपर टू कैलकुलेटर्स मल्टीप्लाई नंबर व्हाट विल बी द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि दो कैलकुलेटर्स गिवन है, अगर आप उस पे सिंपल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी। रूल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑप्शन इसका ये करेक्ट था, ये फिजिक्स के अंदर पूछा हुआ था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो आज पेपर में आया था, इसमें एग्जामिनर कहता है कि भाई अर्थ अगर रोटेट कर रही है विद द एंगुलर मोमेंटम, सो किस डायरेक्शन के ऊपर करेगी? नॉर्थ टू साउथ के ऊपर, ईस्ट टू वेस्ट के ऊपर, वेस्ट टू ईस्ट के ऊपर, साउथ टू ईस्ट के ऊपर। ये फिजिक्स का एक और क्वेश्चन था। इसके अलावा जो एक और क्वेश्चन हमारे पास फिजिक्स के अंदर आया, इसमें एग्जामिनर कह रहा था यूजिंग यूज ऑफ हैमरिंग, यूज ऑफ हैमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यानी कि भैया आपके पास का क्वेश्चन पूछा हुआ था, सही है ना। अच्छा, इसके अलावा जो एक और क्वेश्चन हमारे पास फिजिक्स के अंदर आया हुआ तो उसमें एग्जामिनर कह रहा है कि भाई चार्ज एट द सेंटर ऑफ पी एंड डिप्लेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, नो चेंज होगा, बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव होगा एंड सो ऑन। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो आज पेपर में आया हुआ था, इसमें एग्जामिनर कह रहा था इन विच इंडस्ट्रीज, इन इंडस्ट्री विच सेमीकंडक्टर इज यूज्ड मोस्टली, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन। सिलिकॉन वैसे ज्यादा यूज होता है, सिलिकॉन इज द वन ऑफ द मोस्ट फेमस सेमीकंडक्टर जो कि हर चिप में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बच्चा बता रहे हैं कि सर पीएनपी वाले सवाल काफी ज्यादा पूछे हुए थे। यानी कि पीएनपी रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे पीएनपी जंक्शंस के, वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हुए थे। इसके अलावा बच्चा एक और क्वेश्चन के बारे में कह रहा है फिजिक्स के अंदर कि सर हमारे पास क्वेश्चन आया था some pressure and volumes were given, it was asked which gas has the more temperature। यानी कि क्वेश्चन क्या आया था कि आपको बेसिकली कुछ प्रेशर और वॉल्यूम रिलेटेड न्यूमेरिकल्स गिवन थे कि भाई एक गैस का प्रेशर गिवन है, दूसरे गैस का प्रेशर क्या होगा अगर वॉल्यूम गिवन है एंड सो ऑन। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो फिजिक्स के अंदर पूछा गया, इसमें एग्जामिनर कह रहा था वॉल्यूम ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर बताओ, वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर बताओ कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू किसके बराबर होती है, -273 डिग्री केल्विन और द फ़ारेनहाइट। हमें ये चीजें कैलकुलेट करनी थी। तो ये ओवरऑल देखो बेटा फिजिक्स के क्वेश्चन तो जो पेपर में है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन था ये मैथ्स का क्वेश्चन है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई x इंटू एक्स इज 3 + 10 इज इक्वल टू 13 वेयर x इज अ नेचुरल नंबर। तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई x क्या होगा, x की वैल्यू 3 होनी चाहिए, 1 2 3 होनी चाहिए, 2 3 4। देखो अगर कभी भी दुनिया में नेचुरल नंबर्स होते हैं तो नेचुरल नंबर्स दुनिया में वो नंबर्स होते हैं जो कि हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, x की वैल्यू ऑब्वियसली 1 2 3 वाला सेट होगा। यानी कि जो सेट अचीव कर रहा होगा x वो कौन सा होगा, 1 2 3 वाला, क्योंकि x जो है अगर नेचुरल नंबर्स है तो नेचुरल नंबर्स हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये देखो ओवरऑल फिजिक्स के क्वेश्चन थे बेटा। ये ओवरऑल हमारे पास क्या आ रहे हैं, फिजिक्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। भाई अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है तो अगेन पास पेपर्स में बार बार रिपीट कर रहा हूं, उनको कवर अप करें लाजमी तौर पे। इसके अलावा आप लाजमी तौर के ऊपर नस्ट के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नस्ट का नेट 1 के टॉपर 162 स्कोर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस के बच्चों के पास अवेलेबल है। बस नस्ट के अंदर 157 का स्कोर, नस्ट के अंदर 162 का स्कोर शहीर का है जो कि मेरे बैच नंबर 1 का स्टूडेंट था। इसके अलावा लास्ट ईयर नस्ट के नेट नंबर 4 का जो हाईएस्ट टॉपर मार्क्स का था 170 प्लस वाला अब्दुल रहमान फैसल, ही इज आल्सो ही वाज माय बैच स्टूडेंट, जो कि इस वक्त जीआईकेआई के अंदर 100% स्कॉलरशिप पे बैठा है। उसकी टॉप पोजीशन थी जीआईकेआई के अंदर, सही है ना भाई।
अच्छा, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि भाई ये जो मेरा लेक्चर था, ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग मेरी करप्टेड हो गई थी, दैट्स द रीजन कि आई एम रिकॉर्डिंग इट अगेन। सो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने सॉल्यूशन सारा किया हुआ है। आई एम एक्सप्लेनिंग यू गाइस अगेन कि भाई देखो, ये 13 का पेपर है, यानी कि आज का पेपर है जो नस्ट के अंदर पूछा गया। अब देखो, पहले नंबर के ऊपर जो क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कह रहा है कि इंटीग्रेशन एक्स एल एन एक्स प्लस का एक्स इंटू एल एन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, कहता है इसका आंसर बताओ। अब देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है कि आपने किस पैटर्न के ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कि भाई आपने सिंपल तरीके से यहाँ पे एक बेसिक काम का इस्तेमाल करना है। और बेसिक काम क्या है कि देखो, यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको बेसिकली एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स एल एन एक्स प्लस का एक्स इंटू एल एन एक्स का होल स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। तो इंटीग्रेशन को जब आप अप्लाई करोगे, तो चूंकि बीच में प्लस का साइन आ रहा है, तो इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों टर्म्स पे अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद आपने इस टर्म पे इंटीग्रेशन अलग अप्लाई करोगे, इस पे अलग अप्लाई करोगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे करके भी दिखाया है कि भाई हमारे पास सबसे पहले आप x इंटू एल एक्स पे जब इंटीग्रेशन लेने के लिए जाओगे, क्योंकि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होने और इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला तो कोई होता नहीं है, तो हम बाय पार्ट्स मेथड का इस्तेमाल करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का देखो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है इंटीग्रेशन u इंटू वी वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन u इंटू वी। तो भाई u वाली टर्म को एडिटिव लिखते हो, v वाली टर्म का इंटीग्रेशन लोगे, फिर माइनस का साइन लगाओगे, देन आपने डेरिवेटिव लेना है किसके ऊपर, u वाली टर्म का डेरिवेटिव लेना है, देन आपने बेटा इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है v वाली टर्म के ऊपर, और फिर dx का dx एज इट इज। हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, दैट्स द रीजन। सही है ना? तो अब देखो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, सिंपल तरीके से इस टर्म के ऊपर आपने वैल्यू को अलग भेज दिया, और इस वाली टर्म के ऊपर आपने अपनी टर्म को अलग शेयर कर दिया। इसके बाद अब आपने सिंपल इंटीग्रेशन को अप्लाई करने पे जाना है। तो भाई यहाँ पे देखो, x हमने किसको कहा, एल एन एक्स को, क्योंकि एल एन एक्स का इंटीग्रेशन में कोई पर्टिकुलरली फॉर्मूला नहीं होता, तो हमने उसको u कंसीडर किया, उसको बाहर लिख दिया, v वाली टर्म का इंटीग्रेशन लिया, माइनस का साइन, डेरिवेटिव ऑफ द u एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ द u। इसको सिंप्लीफाई कैसे करवाया, एल एन एक्स का एल एन एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन x की होती है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2, माइनस का साइन, डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स होता है 1/x के बराबर, x की इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय 2। तो देखो, ये ऊपर वाले स्क्वायर से नीचे वाला x कट गया, तो यहाँ पे जो नीचे वाला 2 था, इसको आप बाहर निकाल के रख दो, इंटीग्रेशन सिंपल x पे अप्लाई होगी, तो x की इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो वो 2 जब नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो यानी कि ये जो पहली वाली फंक्शन आ रहा था, पहली वाली टर्म आ रही थी, इसका फाइनली इंटीग्रेशन हो गई। अब प्लस के साइन के बाद जो दूसरी टर्म है, इसकी इंटीग्रेशन भी अप्लाई करनी है। कैसे अप्लाई करोगे? अगेन इट्स अ वेरी नॉर्मल मेथड। तो बेटा देखो, अब फाइनली जो हमारे पास दूसरी वाली टर्म आ रही है ना, इसका इंटीग्रेशन अप्लाई करने पे जाएंगे, x इंटू एल एन एक्स के होल स्क्वायर की। अगेन देखो भाई, हमने यहाँ पे u किसको कंसीडर करना है, एल एन एक्स स्क्वायर को u कंसीडर करा, v आपने x को कंसीडर करा। सेम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करोगे कि बेटा देखो, हमारे पास सिंपल तरीके से बीच में प्लस का प्लस एडिट इज, u वाली टर्म को आपने एडिट रहने दिया, v वाली टर्म का इंटीग्रेशन लिया, सही है। फिर माइनस का साइन, u वाली टर्म का डेरिवेटिव लिया, और फिर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया अपने v वाली टर्म के ऊपर। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे कर पाएंगे कि देखो, एल एन एक्स का होल स्क्वायर एडिट इज, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होती है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, एल एन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर फॉर्मूला, पावर को पहले लिखोगे, पावर में से एक माइनस करके लिखा एल एन एक्स, और फिर एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x के बराबर, और x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। देखो, इस नीचे वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, इस स्क्वायर से x कट जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ पे देखो मेरे पास फाइनली क्या वैल्यू बच रही होगी, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ये बच रहा होगा इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, ब्रैकेट के अंदर बचेगा एल एन एक्स का एल एन एक्स, ऊपर से देखो मेरे पास क्या बच रहा है, एक्स का एक्स, खाली एक्स ही बच रहा है ना ऊपर से, आपके पास ऊपर से खाली देखो आपके पास एक्स ही बच रहा है। तो अब आपको दोबारा इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, तो ये अगेन मेरे पास क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट बन गई ना, ये वाली स्टेटमेंट फॉर्म हो गई मेरे पास, अगेन एक्स इंटू एल एन एक्स वाली। हमने इसकी इंटीग्रेशन ऑलरेडी निकाली हुई थी, तो इसका जो भी आंसर यहाँ पे निकाला था ना, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे उठा के मैंने पुट कर दिया। अब अगर आप गौर से देखो, तो ये वाली कंप्लीट वैल्यू पॉजिटिव में, ये वाली वैल्यू माइनस का साइन है, क्योंकि देखो ये माइनस के साइन के बाद यहाँ पे एल एन एक्स इंटू एक्स बच रहा था, माइनस के साइन के बाद, तो ये अगेन सेम वैल्यू आ गई। तो इस प्लस वाली वैल्यू से माइनस वाली वैल्यू क्या होगी, कैंसिल आउट। तो फाइनली आपके पास ये आंसर क्या बच गया, बीच का एल एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो क्वेश्चन है, परफेक्ट एग्जांपल आ रही है टाइम सकर की। तो क्योंकि दो दफा आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ रहा है, दो दफा आपको बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ रहा है, परफेक्ट एग्जांपल है किसकी, टाइम सकर्स की। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास टाइम सकर्स के ऊपर, नथिंग टू वरी अबाउट, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। किस पैटर्न के ऊपर हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्या किया। तो भाई ये हमारे पास एक परफेक्ट एग्जांपल आ रही है टाइम सकर क्वेश्चन के ऊपर। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि इस क्वेश्चन की एटलीस्ट 2 से 3 दफा प्रैक्टिस करिएगा। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है भाई, मैंने आपके लिए आसान बना दिया। भाई अगेन मैंने क्वेश्चन करके इसलिए नहीं दिखा सक रहा, क्योंकि बेटा मैं ऑलरेडी 2 घंटे के लेक्चर को शूट कर चुका था, मेरी रिकॉर्डिंग करप्ट हो गई, डेट्स द रीजन कि मैं दोबारा लेक्चर ही डिजाइन कर रहा हूँ। सो प्लीज पार्डन मी ऑफ, अदरवाइज मैं हमेशा आपको हर चीज करके दिखाता हूँ, सही है ना, पिछले तमाम लेक्चर्स के अंदर। अच्छा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, इसमें एग्जामिनर मुझसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास देखो यहाँ पे दो इक्वेशंस आ रही हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरी आ रही है x प्लस 4y इक्वल टू 10। एग्जामिनर कह रहा है हाउ मेनी रूट्स आर ऑफ दिस
इक्वेशन। अब देखो कभी भी दुनिया में अगर आपको किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकाल लो, या तो भाई रूट्स क्या होंगे, हमारे पास नो सॉल्यूशन होगा, या यूनिक सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इसको चेक कैसे करते हैं भाई? इसको चेक करने का हमारे पास दुनिया में एक मेथड होता है, और वो मेथड क्या होता है? वो मेथड होता है ये कि भाई अगर कभी भी दुनिया में आपको दो इक्वेशंस गिवन है और आपको चेक करना है कि आया वो इक्वेशंस हमारे पास किस तरह का सॉल्यूशन देंगी, तो भाई वो दोनों लीनियर इक्वेशन जो आ रही हैं, देखो कोई भी जो लीनियर इक्वेशन होती है वो क्या होती है? ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी। तो जो एक्स कोफिशिएंट होता है उसको स्मॉल ए कहते हैं, जो वाई कोफिशिएंट होता है उसको हम बी कहते हैं, जो कांस्टेंट होता है उसको सी कहते हैं। तो अगर तो दुनिया में किसी भी इक्वेशन का सिर्फ एक सॉल्यूशन है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है, तो वो उसकी कंडीशन क्या होती है कि आपके पास सिंपल दोनों इक्वेशंस के जो एक्स कोफिशिएंट होंगे, जब आप उनको डिवाइड करवाओगे तो कभी भी बराबर नहीं आएंगे दोनों इक्वेशंस के वाई कोफिशिएंट्स के। ये बेसिक कंडीशन है। इनफिनाइट सॉल्यूशन कब मिलते हैं? कि अगर दोनों इक्वेशंस के एक्स कोफिशिएंट को डिवाइड करवाऊं, दोनों इक्वेशंस के वाई कोफिशिएंट को डिवाइड करवाऊं, वो आपस में बराबर हो, और ये बराबर हो दोनों इक्वेशंस के कांस्टेंट्स के डिवीजन के ऊपर भी। यानी कि दुनिया में कभी भी दो इक्वेशंस गिवन है, अगर आप उन दोनों इक्वेशंस के एक्स कोफिशिएंट को डिवाइड करवाओ, फिर वाई कोफिशिएंट को करवाओ, और फिर कांस्टेंट्स को डिवाइड करवाओ, अगर तो आंसर सिमिलर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इनफिनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं। नो सॉल्यूशन आपको कब मिलता है? देखो नो सॉल्यूशन आपको उस वक्त मिलेगा कि अगर मैं दो इक्वेशंस को डिवाइड करवाता हूं, दोनों इक्वेशंस के जो एक्स कोफिशिएंट आ रहे हैं वो आपस में क्या है? बराबर। मगर मगर हमारे पास जो उनके कांस्टेंट्स आ रहे हैं वो बराबर नहीं है, तो उस सूरत में हमें मिलता है नो सॉल्यूशन। तो अब देखो इस क्वेश्चन में हम इसी प्रैक्टिस का इस्तेमाल करनी है, जो क्वेश्चन आ रहा है ना हमारे पास, इस क्वेश्चन में इसी प्रैक्टिस का इस्तेमाल करेंगे कि भाई आपने सिंपल तरीके से देखो यहाँ पे एक्स कोफिशिएंट क्या है? 2 के बराबर, पहली वाली इक्वेशन का। दूसरी इक्वेशन का एक्स कोफिशिएंट क्या है? एक्स के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो जाहिर सी बात है 1 है। मैं इसको थोड़ा जूम इन और कर दूं, आपको अगर नहीं दिख रहा तो मैं जूम इन कर देता हूं। दूसरी इक्वेशन का जो एक्स कोफिशिएंट है वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। इक्वल टू का साइन। अब देखो हमारे पास जो पहली वाली इक्वेशन है उसका वाई कोफिशिएंट 1 है, जबकि दूसरी वाली इक्वेशन का जो वाई कोफिशिएंट है 4 है। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड करवाता हूं, आपस में बराबर तो नहीं आ रहे। तो जब बराबर नहीं आ रहे, तो यानी कि मेरे पास ये a1 डिवाइडेड बाई a2 बराबर नहीं आ रहा किसके? b1 बाई b2। ये किसकी एग्जांपल आ रही है? यूनिक सॉल्यूशन की। यानी कि यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि खाली इनका एक ही रूट होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। दैट्स द रीजन यार, क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास पूछा जा रहा है ना, इस क्वेश्चन में बच्चे ने गलती करी हुई है। अगेन बहुत बड़ी बात है कि बच्चे ने अपना पेपर हमसे शेयर अप किया, कोई मसले की बात नहीं है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर बेसिकली कह रहा था कि अंडर रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस सम नंबर था, सही है ना? फिर माइनस का ए एक्स स्क्वायर माइनस का सम नंबर था। फिर डिवीजन के अंदर रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस सेम नंबर, और फिर प्लस में रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस सेम नंबर। अब हमें रूट्स ऑफ द इक्वेशन बतानी। अब देखो सॉल्व करने के दो तरीके हैं। अगर तो इक्वल टू के इस तरफ जीरो गिवन था, तब तो ये वाली टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। माइनस की वैल्यू को दूसरी तरफ भेजोगे, प्लस का रूट बन जाएगा। देन आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, रूट रिमूव हो जाएगा, तो आपके पास सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो आप रूट्स ऑफ द इक्वेशन इजीली निकाल सकते हो फैक्टर्स बना के, वो मसले की बात नहीं है। मगर अगेन यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर नहीं है, तो वी कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे ने सिंपल जर्नल फॉर्म आपको बताई हुई कि क्वेश्चन इस तरह का कुछ आ रहा था, सही है ना? जिस तरह देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसी सेम पैटर्न पे है। बच्चे ने इक्वेशन नहीं बताई, बच्चे ने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी खाली आपको फॉर्मूला बता दिया कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कह रहा है कि सर सम इक्वेशन वॉज गिवन, कोई इक्वेशन गिवन थी और आपको निकालना क्या है? 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। कैसे निकालोगे? अरे बेसिक चीज है भाई, आपको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सम ऑफ रूट निकाल लोगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस के बी बाई ए के। फिर अल्फा डॉट बीटा निकालोगे, किसके बराबर होता है? सी डिवाइडेड बाई ए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट। उसके बाद हम सॉल्व करने पे जाएंगे इसको, यानी कि हम सब उसके बाद सॉल्व करने के लिए जाएंगे 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। कैसे सॉल्व करोगे? देखो मैंने यहाँ पे किया अभी था कि आप सिंपल यहाँ पे एलसीएम लोगे, नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई होंगी, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बन गया। ये टर्म अपने क्रॉस में जाएगी, ये टर्म अपने क्रॉस के अंदर जाएगी, तो सिंपल वे में ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, सही है? उसके बाद जब सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में इसका फॉर्मुला डालना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मुला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। और नीचे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा है, यहाँ से स्क्वायर एक दफा ही बाहर निकाल दो, तो अल्फा डॉट बीटा का होल स्क्वायर बन गया। अब आपने जो अल्फा प्लस बीटा निकाला हुआ है वो यहाँ पे प्लॉट कर दो, जो अल्फा डॉट बीटा निकाला है वो यहाँ पे प्लॉट कर दो। सिंपल वे में क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, इसमें बच्चे ने खाली आपको इक्वेशन की टाइप बताई हुई है। हमें क्या निकालना है? हमें एक रूट निकालना था इस इक्वेशन का, कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0, और हमें कोई एक रूट निकालना था। जाहिर सी बात है कोई इक्वेशन गिवन होगी तभी आप उसको सिंप्लीफाई करोगे ना, उस पैटर्न में सिंप्लीफाई हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है ट्रिगोनोमेट्री का गिवन है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई कॉस, और आगे आ रहा है साइन इनवर्स अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? अगेन ये सारी की सारी ट्रिक्स बेटा मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाई हुई है। अगर आप इधर मेरे बैच के स्टूडेंट हो, मुझसे यूट्यूब से तैयारी करिए, सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। तो भाई देखो बैच का फायदा ये होता है कि आपको ये तमाम चीजें ऑलरेडी मालूम है, आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह नस के नेट नंबर 2 के अंदर और नेट नंबर 1 के अंदर 160 प्लस का स्कोर मेरे शागिर्द कर रहे हैं, बता रहे हैं, कर रहे हैं। भाई शहीर की मिसाल आपके सामने है, अब्दुल रहमान फैसल की मिसाल आपके सामने है। सो भाई मेरा न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है 14 फेब से, इसको लाजमी तौर पे आपने ज्वाइन करना है। इस बैच में आपकी ना सिर्फ नस की तैयारी होगी, फास्ट की तैयारी होगी, यूईटी की तैयारी होगी, कॉम्पिटेटिव की तैयारी होगी, पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी होगी, इसमें एनईटी भी शामिल है। तो यानी कि भाई ये जो फीस होगी ये सिर्फ
सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं होगी। जब तक आपकी यूनिवर्सिटीज का एडमिशन नहीं क्लोज हो जाएंगे तब तक आपका मल्टीपल टाइम कोर्स रिवाइज होता जाएगा, एक एक चीज आपको डिटेल में पढ़ाई जाएगी, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर देयर। खैर, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? साइन इनवर्स रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू। साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू किसके बराबर होता है? हमें बताइए, बराबर होता है 60 डिग्री के। तो यानी कि cos 60 किसके बराबर होगा? सिंपल 1/2 के आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि सर क्वेश्चन गिवन था A4 की वैल्यू 6 इंटू A7 के, सही है, समथिंग लाइक दैट। हमें A10 निकालना था। देखो A4 का मतलब क्या है? यानी कि चौथी टर्म सीक्वेंस के अंदर ना, तो यानी कि मैं इसको यहाँ पे फॉर्मुला अप्लाई कर दूंगा A प्लस का 3D, सही है ना। फॉर्मुला अप्लाई कर दूंगा A प्लस का 3D। उसके बाद क्या हो जाएगा? 6 का 6 इट इज A7 के अंदर A7 का फॉर्मुला डाल दोगे A प्लस का 6D। अब आप इसको ओपन अप करवा दो, तो जो भी वैल्यू निकालनी है उसको इजीली निकाल सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। सिमिलरली देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा था? cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस का sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके भाई। सबसे पहला तरीका, सबसे आसान तरीका वो क्या है? क्या आप सिंपल तरीके से भाई पहले तो एलसीएम ले लो। अगर आप अभी डबल एंगल को ओपन नहीं करवा रहे, आप सिंपल एलसीएम ले लो। जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा? देखो नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई होंगी, और ये टर्म अपने क्रॉस में जाके, ये वाली जो टर्म है साइन थीटा की, ये अपने क्रॉस में जाके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। ये टर्म अपने क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई होगी, सही है ना। कॉस थीटा जाके कॉस डबल एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा जाके साइन टू थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली क्या बन गया? ये बन गया कॉस थीटा कॉस टू थीटा माइनस का साइन टू थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और हमारे पास देखो, अगर आप और से देखो तो ऊपर फॉर्मुला क्लोज हो रहा है, कौन सा? कॉस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा। प्लस का फॉर्मुला है तो माइनस पे ओपन होगा, माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मुला अपना पूरा का पूरा क्लोज करवा सकते हैं। क्या फॉर्मुला क्लोज हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस का बीटा, यानी कि सिंपल तरीके से थीटा प्लस का टू थीटा किसके बराबर आ जाएगा? कॉस थ्री थीटा के। नीचे डिवीजन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एडिटिस का एडिटिस। अब देखो डिपेंड करते हैं ऑप्शंस के, अगर तो यही ऑप्शंस आ रहे हैं तो ये आपका आंसर होगा। अगर एग्जामिनर मजीद सिंप्लीफाई करने को कह रहे हैं, मजीद सिंप्लीफाई कर दो। कैसे कि आप कॉस का थ्री कॉस ट्रिपल एंगल का फॉर्मुला ओपन करवाओगे। कॉस ट्रिपल एंगल देखो किसके बराबर होता है? अगेन ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। अगर ऑप्शंस मजीद सिंप्लीफाई करने को कह रहे हैं तो आप मजीद करोगे। कॉस का ट्रिपल एंगल का फॉर्मुला क्या है? कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बराबर होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा, और नीचे डिवीजन में क्या आ रहा था? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर से कॉस थीटा को कॉमन ले लीजिए, तो जो टर्म सिंप्लीफाई हो रही है सिंप्लीफाई करवा दीजिए, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या गिवन है, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या गिवन है। जो भी क्वेश्चन गिवन है उसके हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली, सही है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास एक और आ रहा है, ये आ रहा है ट्रिगोनोमेट्री से। एग्जामिनर कह रहा है अ ट्री 10 मीटर टॉल मेक्स अ शेडो ऑफ 10 मीटर, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन? देखो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? नीचे से ऊपर की जाने वाले एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, सही है। और वो एंगल जो ऊपर से नीचे की जाने फॉर्म होता है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो बेसिक चीजें, इनको खुदारा अपने जहन में रखिएगा। अब यहाँ पे एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भैया आपको क्या निकालना है? एक ट्री है, वो 10 मीटर की हाइट के ऊपर है, सही है। यानी कि एक ट्री है 10 मीटर की क्या है? हाइट के ऊपर है, और वो अपना शेडो क्रिएट कर रहा है। शेडो हमेशा जमीन के ऊपर होता है, तो वो भी 10 मीटर का है। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, यानी कि नीचे से ऊपर की जाने बनने वाला एंगल। सिंपल तरीके से पाइथागोरस रिलेशन का इस्तेमाल करो। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक। तो टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करके इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। कैसे? कि देखो टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। परपेंडिकुलर भी 10 है क्योंकि थीटा के सामने वाली चीज होती है परपेंडिकुलर। जो साइड बच गई उसको बेस कहते हैं। तो सिंपल वे में क्या बन गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स 1 के बराबर। टेंजेंट इनवर्स 1 क्या होता है? 45 डिग्री, यानी कि सिंपल पाई/4 के बराबर। क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? फाइनली सॉल्व हो गया। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है? लेंथ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। अब देखो हमने कैसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। सिंपल तरीके से आपने क्या करना है? 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, सिंपल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मुला अप्लाई किया, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो 4 माइनस का 1, ये 3 माइनस का 4 आयोटा बन गया। क्लियर है? अब यहाँ पे फाइनली आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया 3 माइनस का 4 आयोटा। अब हम सिंपल तरीके से क्या करेंगे बेटा? सिंपल तरीके से मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए इसका आप वो कर दोगे मैग्नीट्यूड का फॉर्मुला अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये बन गया √25। √25 बराबर होता है 5 के, तो एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई 5 के बराबर। एक और क्वेश्चन जो है नस्ट के पेपर में पूछा गया था, ये मैक्लॉरिन सीरीज का था। अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बेटा मैं बहुत तरीके से पढ़ाता हूँ भाई, प्लीज पार्डन मी ऑफ। मगर द रीजन इज डेट कि भाई मेरी रिकॉर्डिंग करप्ट हो गई थी, इसलिए ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवाई है 2 घंटे की वीडियो में। मगर चूंकि रिकॉर्डिंग मेरी करप्ट हो गई थी, तो इसलिए मैं दोबारा बैठ के भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सो प्लीज पार्डन मी ऑफ ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। मेरा लैपटॉप शट डाउन हो गया था बेसिकली। खैर, अच्छा, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई मैक्लॉरिन सीरीज बताइए साइन एक्स की या फिर साइन नेगेटिव एक्स की। अब देखो मैंने आपको पहले भी बात बताई थी, दोबारा बता रहा हूं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे कहा था खुदारा साइन एक्स की, कॉस एक्स की,
टेंजन एक्स की, इसके अलावा ई की पावर एक्स की, और अपने पास ए की पावर एक्स की, इनकी मैक्लॉरिन सीरीज देख के चले जाओ। ये पेपर में लाजमी तौर पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, प्लीज इस काम को लाजमी तौर पे आपने परफॉर्म करना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो आज पेपर में पूछा गया, इसमें एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास अगर एफ एक्स की वैल्यू बराबर है किसके, टेंजन एक्स के, तो बताइए एफ डबल प्राइम पाई बाय 4 क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। हमें ये बात सिंपल तरीके से मालूम है कि देखो मेरे पास फंक्शन का, आपको एग्जामिनर कह रहे हैं फंक्शन टेंजन एक्स के बराबर है, डबल डेरिवेटिव बताओ और फिर उसमें पाई बाय 4 डालो। अब देखो मेरे पास अगर टेंजन एक्स ओरिजिनल फंक्शन है, इसका वन टाइम डेरिवेटिव क्या होगा, टेंजन का वन टाइम डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर के बराबर। एक और दफा इसका जब डेरिवेटिव लोगे तो डेरिवेटिव का पावर फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, पावर को पहले लिखोगे, पावर में से एक माइनस करके लिखोगे, और फिर फाइनली बेस का डेरिवेटिव ले लोगे। क्लियर है। अच्छा, तो इसको सॉल्व कैसे किया हम लोगों ने, देखो यहाँ पे आ गया 2 sec पाई बाय 4, और इसके अंदर अब देखो अब क्या काम किया। आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर यहाँ पे फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ले लिया, आपसे एग्जामिनर ने यही मांगा हुआ था ना कि आपको फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेना है। आगे एग्जामिनर क्या कह रहा था, एग्जामिनर कह रहा था कि भाई इनपुट डालो पाई बाय 4 का, यानी कि जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे पाई बाय 4 डाल दो। तो देखो इस sec की जगह पे भी हमने पाई बाय 4 डाल दिया, इस एक्स की जगह भी पाई बाय 4 डाल दिया, इस एक्स की पाई बाय 4 डाल दिया। टेंजेंट पाई बाय 4 यानी कि टेंजेंट 45 डिग्री होता है 1 के बराबर, ही खत्म हो गया। sec पाई बाय 4 क्या होगा मेरे प्यारे शागिर्दों, देखो cos 45 डिग्री किसके बराबर होता है, cos 45 डिग्री बराबर होता है अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 के, या फिर इसको आप ये भी कह सकते हो 1 बाय रूट 2 के, सही है ना। तो अब देखो जहां जहां sec आ रहा है तो cos क्या है, cos पाई बाय 4 होता है रूट 2 बाय 2 के, मगर हमें क्या चाहिए, हमें तो sec पाई बाय 4 चाहिए। sec जो है वो cos का क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो sec की वैल्यू क्या होगी, sec पाई बाय 4 की वैल्यू होगी उल्टी, सही है ना। तो आपकी जो cos की वैल्यू आ रही है उसका उलट वैल्यू होगी sec की। तो ये देखो जहां पे sec पाई बाय 4 आ रहा है वहां पे हमने इस चीज को प्लॉट अप कर देना है। तो भाई सिंपल वे में क्या बन गया, देखो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 आ गया ऊपर, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा सिंपल 2 के बराबर, तो मेरा आंसर क्या हो गया 4। 2 4 जार 8 होता है ना, क्योंकि तो आंसर क्या हो गया 4 के बराबर, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कह रहा था कि भाई ए एन बराबर है अगर एन प्लस वन के, आगे कहता है ए एन माइनस का वन, तो कहता है अगर ए वन की वैल्यू वन है तो बताइए ए फाइव की वैल्यू क्या होगी। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, आपको एग्जामिनर ने ए वन की वैल्यू बताई भी है, सबसे पहले आप यहाँ पे ए वन की वैल्यू निकाल लो, तो एन प्लस का वन जहां जहां एन आ रहा है वहां वन डाल दो ना। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल ए जीरो का जीरो, सही है। तो मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया सिंपल तरीके से हमारे पास, अल्लाह भला करे किसके बराबर, ये आ गया हमारे पास 2 इंटू ए जीरो के बराबर। ओके। अच्छा, अब चूंकि आपको ए फाइव निकालना है तो अब की बारी में जहां जहां हमारे पास एन आ रहा है वहां पे आप 5 डाल दोगे, तो ए फाइव, 5 प्लस का वन 6 इंटू ए फाइव माइनस का वन, यहाँ पे क्योंकि ए एन माइनस वन भी लिखा हुआ है ना एक, तो 5 माइनस का वन 4, तो यह आ गया ए फाइव की वैल्यू आ गई मेरे पास 6 इंटू ए फोर के बराबर। अब चूंकि मुझे क्या निकालना है, हमें हमारे पास फाइनली ए फाइव हमें कैलकुलेट करना था, ए फाइव की वैल्यू आ गई, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगेन ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि एक्जैक्टली यहाँ पे क्या गिवन था, बच्चे ने माइट भी पॉसिबल कि आपको करेक्ट चीज यहाँ पे नहीं डिफाइन करी भी हो सकता है, बच्चा भूल गया हो। तो भाई इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितनी चीजें गिवन थी मैंने उस चीज को सिंप्लीफाई करके दिखा दिया। इस तरह का कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो कि भाई जो भी देखो, देखो इसको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है कि जो भी यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है, नंबर गिवन है ना, उसको उठा के वहां पे प्लॉट करो, सिंप्लीफाई करवाओ, आंसर आ जाएगा, दैट्स द लॉजिक हियर। क्लियर है। अच्छा, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये आ रहा है डिफरेंशियल कैलकुलस का। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई y की वैल्यू बराबर है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के, हमें क्या निकालना है, लोकल मिनिमम या फिर लोकल मैक्सिमम निकालना है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, आपके पास कभी भी आपके पास मैक्सिमम या मिनिमम निकालने का जब कॉन्सेप्ट आता है ना, तो आप पहले इसका वन टाइम डेरिवेटिव लेते हो, सही है, जो भी इसका वन टाइम डेरिवेटिव आएगा उसके बाद आप एक्सट्रीम कंडीशन का इस्तेमाल करते हो। एक्सट्रीम कंडीशन को अप्लाई करने के बाद, एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब होता है कि आपका एफ प्राइम एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर रखोगे, उसके बाद जो जीरो को रखने के ऊपर आप फिर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे ताकि एक्स की वैल्यूज आ जाए। जो भी एक्स की वैल्यूज आएंगे उनको वापस अपनी इक्वेशन में डाल के हम चेक करते हैं मैक्सिमा या मिनिमा कब आपको मिल रहा है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन था। इसके अलावा बच्चे ने बताया हुआ कि सर वेक्टर्स के काफी सारे क्वेश्चन आए हुए थे। अगेन ये चीजें आपको बार बार बता रहा हूँ, वेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो मैथ्स के पेपर के स्टार्ट में इस बच्चे ने लिखा हुआ भी है कि सर फंक्शंस एंड लिमिट के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए, डेरिवेशन के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए, कॉनिक्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए, ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए, सही है ना। तो ये बच्चे ने लिख के भी दिया हुआ है। खैर, अच्छा, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा हमसे शेयर कर रहा है उसमें बच्चा कहता है कि सर हमसे हमें एक यूनिट वेक्टर दिया हुआ था और इसके अपोजिट पार्ट पूछा हुआ था। देखो ये आपको कंफ्यूज कर रहा है एग्जामिनर। यूनिट वेक्टर गिवन है, आपको एक वेक्टर गिवन है, इसका पहले यूनिट वेक्टर निकालो, फिर उसको अपोज करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो। तो भाई यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, जो भी तुम्हारा ओरिजिनल वेक्टर होता है उसको उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर डिवाइड करवाओगे, तुम्हारा यूनिट वेक्टर आ गया, जो भी यूनिट वेक्टर आया उसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो, तो आपका अपोजिट आ जाएगा यूनिट वेक्टर के। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज के पेपर में पूछा गया था, इसमें एग्जामिनर ने आपको एक कॉनिक दिया हुआ है,
एग्जामिनर कह रहा है लेटेस्ट रेक्टम का डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बिटवीन द लेटेस्ट रेक्टम बताओ। सही है, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? देखो आपको जो यहाँ पे कॉनिक इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस का अंडर रूट 2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इलिप्स है। मगर इलिप्स की जो इक्वेशन होती है ना बेटा, ये होती है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यानी कि देखो वाई स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो यानी कि इस अंडर रूट 2 को मुझे यहां से रिमूव करना है। कैसे रिमूव करूंगा? मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखो क्या कॉन्सेप्ट होता है मैथ्स का, कभी भी मैथ्स में अगर एक से ज्यादा टर्म डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके लिखी जाती है। तो भाई लेट सपोज कहीं पे अगर लिखा हुआ है 1/2/3, तो इसका मतलब एक और क्या हो सकता है, 3/2 हो सकता है ना बेटा, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे देखो अंडर रूट 2 वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या काम करेंगे कि हम लोगों ने इस अंडर रूट 2 को ऊपर से नीचे भेज दिया, ताकि वाई स्क्वायर के साथ क्या हो, सिंपल 1 हो। क्योंकि देखो अगर मुझे अप्लाई करना है यहाँ पे एलिप्स की कंडीशन को, तो अगर कंपेयर करवाने के लिए कंडीशन क्या होती है कि भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोई भी चीज मौजूद नहीं होनी चाहिए, नीचे मौजूद होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने इस अंडर रूट 2 को रिमूव करवाने के लिए ऊपर से नीचे भेज दिया। सही है ना? फॉर एग्जांपल कहीं पे अगर लिखा हुआ है 4y, तो भाई आप 4 को अगर रिमूव करवाना चाहते हो तो कैसे रिमूव करवाओगे? आप सिंपल तरीके से y डिवाइडेड बाय 1/4 कर दो, क्योंकि मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही होंगी, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी, तो वो अगेन 4y ही बनेगा। क्लियर है बेटा? तो खैर, अब जब मैं इसको कंपैरिजन करवाऊंगा, तो कंपैरिजन करवाने पे क्या बन गया, ये देखो ए स्क्वायर से आपने ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को कंपेयर करवाया, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9 के बराबर, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/√2 के। चाहो तो इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर लो, बी स्क्वायर की वैल्यू है 1/√2। चूंकि रूट में वैल्यू प्रेफरेबल नहीं होती, तो हम क्या करवाते हैं, रैशनलाइज करवा के क्या बन जाएगा, √2/√2 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करवा दो, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर आ गया √2, नीचे आ गया √2/√2, ये आ गया 2 के बराबर। सही है? अच्छा, अब देखो हमें निकालना क्या था इक्वेशन, हमें निकालना है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ना। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालने का फॉर्मूला होता है 2b² डिवाइडेड बाय ए। तो 2 का 2 एट इज बी स्क्वायर में आपने बी स्क्वायर की वैल्यू को डाला √2/2, ए के अंदर ए की वैल्यू डालो। देखो ए स्क्वायर की वैल्यू अगर 9 है तो ए की वैल्यू क्या होगी, 3 के बराबर। सिंप्लीफाई करवा दो, आंसर आ जाएगा √2/3 के बराबर। दैट्स हाउ वी हैव सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या हो गया, फाइनली हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो हमारे पास आज पेपर में आया, इसमें एग्जामिनर कह रहा है कि भाई एसिम्प्टोट्स अगर पैरेलल होंगे तो क्या कहलाएंगे। देखो अगर कभी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं एसिम्प्टोट्स, तो बेटा ये कहलाते हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होते हैं तो ये कहलाते हैं वर्टिकल एसिम्प्टोट्स। अब अगेन डिपेंड करते हैं ऑप्शन का गिवन। तो यहाँ पे बच्चा कह रहा है सर ऑप्शन में था एसिम्प्टाइल्स, सम सॉर्ट ऑफ अ वर्ड वाज यूज्ड। कोई मसले की बात नहीं, वो वर्ड होगा आपका करेक्ट आंसर। भाई ये तमाम चीजें मैंने पढ़ाई हुई हैं, आपको कोई नई चीज नहीं कर रहा आपसे डिस्कस में। एक और क्वेश्चन ये आया हुआ था 2sin2a इंटू sin2b। हमें पता है साइन का डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है, साइन का डबल एंगल फॉर्मूला होता है साइन डबल एंगल इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा का। तो यहाँ पे आपने सिंपल इस फॉर्मूले को अगर ओपन अप करवा के सिंप्लीफाई करवा लो। अब डिपेंड करते हैं इसको कहां तक ओपन करना है, क्योंकि भाई क्वेश्चन में अगेन आपको ऑप्शंस तो गिवन नहीं है, तो आपको नहीं पता कहां तक आपने सॉल्व करना है, इसको ओपन करना है। ओपन करवाने को तो मैं साइन में भी डबल एंगल फॉर्मूला डाल दूं 2a के ऊपर, फिर साइन बेटा देखो सॉल्व करवाने के लिए तो आप साइन के ऊपर भी डबल एंगल फॉर्मूला डाल दो, साइन 2b भी डबल एंगल फॉर्मूला डाल दो, डजंट इवन मैटर। तो डिपेंड करता है कि आपने कहां तक इसको ओपन करवाना है, इंपॉर्टेंट चीज है। सो भाई ये सारी छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जो आपको इनका बड़ा ख्याल रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है? अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर किसके बराबर है, 4 के। आपको मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, डायगोनल का। हमेशा याद रखिएगा डायगोनल और स्क्वायर की साइड के दरमियान में रिलेशन होता है कि भैया डायगोनल बराबर होता है किसके, √2 टाइम्स ऑफ द साइड की वैल्यू के। तो अगर मुझे साइड की वैल्यू 4 यूनिट्स गिवन है, तो क्या बन जाएगा, डायगोनल आ जाएगा 4 √2 के। तो सिंपल वे में क्वेश्चन किसके बराबर आ गया, डायगोनल आ जाएगा 4 √2 के बराबर। क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बराबर है 3 और 4 के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डायगोनल। अब की बारी में देखो एग्जामिनर एक रेक्टेंगल की बात कर रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास तुम्हें लेंथ गिवन है और ब्रेथ गिवन है, तो बताइए तुम्हारा डायगोनल किसके बराबर होगा। तो लेट सपोज रेक्टेंगल आ रहा है, मेरे पास एक लेंथ है, मेरे पास एक ब्रेथ है, तो भैया मुझे डायगोनल की वैल्यू अगर निकालनी है, तो देखो सिंपल एक रेक्टेंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करो, एच स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। हमेशा हाइपोटेन्यूज की जो साइड होती है सबसे बड़ी साइड होती है रेक्टेंगल ट्रायंगल में, क्योंकि देखो ना हाइपोटेन्यूज साइड हमेशा बड़ी होती है, ये वाली साइड में कैलकुलेट करनी है। तो इन दोनों साइड्स के स्क्वायर्स का सम करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास किसके, एच स्क्वायर बराबर आ गया 16 + 9 के 25 के। हमें एच की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायरिंग आप अंडर रूट लोगे तो आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी 5 के बराबर। यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू किसके बराबर है, 5 यूनिट्स के बराबर है। तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। दैट्स द लॉजिक है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है भाई, बेसिक क्वेश्चन है बेटा, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है कि अगर तुम्हारे पास 3 रूम्स हैं, 3 रूम्स टू बी पेंटेड व्हाइट ग्रीन एंड ब्लू, इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी पेंटेड। यानी कि देखो एग्जामिनर यहाँ पे क्या कह रहा है, तुम्हारे पास 3 रूम्स आ रहे हैं, इन 3 रूम्स को तुमने क्या करना है, पेंट करना है। किस तरीके से, व्हाइट में, ग्रीन में, ब्लू में। तो कह रहा है कितने तरीकों से कर सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा n की पावर n के बराबर, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। तो भाई 3 रूम्स हैं, इनको अगर पेंट करना है तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब क्या है, ये आ जाएगा 27 के बराबर। यानी कि क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। क्योंकि
देखो रिपीटेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो 3 की पावर क्या हो गया, 3 हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने तरीके से सॉल्व करवाया है। एग्जामिनर कहता है अगर तुम्हारे पास 5 वुमेन्स, अच्छा बाय द वे ये क्वेश्चन मैंने अगेन, अगर आज भी आप मेरे कॉम्बिनेशन के लेक्चर को जाके लोगे, मैंने वहां पे एग्जैक्टली ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। इस क्वेश्चन में खाली डिफरेंस क्या आ रहा है, एग्जामिनर प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। एग्जामिनर कह रहा है 5 वुमेन्स 4 मेंस, देयर इज अ कमिटी आपको क्रिएट करनी है, तो प्रोबेबिलिटी बताइए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि आप एटलीस्ट 3 वुमेन्स को आप क्या कर रहे हो, उस कमेटी में डाल रहे हो, और आप टोटल कमेटी में कितने लोग सेलेक्ट कर सकते हो, 5, दैट व्हाइल द टोटल पीपल इन द कमेटी कैन बी 5 ओनली। अब देखो हमें पता है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ रहा है, आपके पास बेसिकली 5 औरतें हैं 4 मर्द हैं, आपको एक कमेटी क्रिएट करनी है, 5 लोगों को सेलेक्ट कर सकते हो उस कमेटी के अंदर, मगर इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि कम से कम 3 वुमेन्स होंगी। तो भाई ये कॉम्बिनेशन बेस्ड प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी अपनी देखो, प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेलेक्टेड इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट। तो सेलेक्टेड इवेंट वाली जो कहानी है ना, वो तो एटलीस्ट 3 वुमेन्स के ऊपर हम निकालेंगे, वो अलग कॉन्सेप्ट है, मगर सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी के अंदर टोटल इवेंट्स निकाल लेते हैं। टोटल इवेंट्स कैसे निकालोगे कि देखो टोटल आपको 4 मर्द गिवन है, आपको वुमेन्स कितनी गिवन है 5, और मर्द कितने गिवन है 4, तो टोटल कितने लोग बन गए 9। तो भैया हम सिंपल तरीके से हमें सेलेक्ट इतने करने, हमें इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं कमेटी में 5 लोग होने चाहिए, तो आपने 9 कॉम्बिनेशन 5 किया, सिंपल वे में इसको एक्सपेंड करवाओगे। अगेन आई एम सो सॉरी बेटा, मैं एक एक चीज करके दिखाता हूं, मगर चूंकि मेरी रिकॉर्डिंग करप्ट हो गई थी, मैं दोबारा बैठ के आप लोगों की मेहनत कर रहा हूं ये वाली, सही है ना। तो भाई इसको सिंप्लीफाई करोगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 126 के बराबर। तो 9 कॉम्बिनेशन 5 किसके बराबर होता है, 126 के बराबर। क्लियर है, तो आपके टोटल इवेंट्स आ गए। अब आप किसके ऊपर जाओगे, अब आप जाओगे सिंपल तरीके से अपने सेलेक्टेड इवेंट कैलकुलेट करने के लिए। सेलेक्टेड इवेंट निकालने की देखो कंडीशन गिवन है, क्या कंडीशन गिवन है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुमने इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कमेटी में कम से कम 3 औरतें हो। कम से कम का केस आ रहा है, देखो एटलीस्ट के अंदर क्या होता है, एटलीस्ट में हमेशा हम नीचे से ऊपर की जाने जाते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी हमारे पास कि हम पहले 3 औरतें ले रहे हैं। अच्छा एटलीस्ट के क्वेश्चंस की शॉर्टकट ये होती है कि जो आपको क्वेश्चन में वर्डिंग गिवन है वहीं से अपनी पहली कंडीशन का आगाज करो। एटलीस्ट के अंदर क्योंकि मल्टीपल कंडीशन फॉर्म होती है, तो पहली कंडीशन वही बनाओ जो आपकी इनिशियल कंडीशन थी। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना 3 औरतें हैं 2 मर्द हैं, क्योंकि भाई एटलीस्ट का केस आ रहा है, एटलीस्ट 3 वुमेन्स। तो मैंने सबसे पहले क्या कंसीडर किया, मैंने सबसे पहले 3 औरतें ले ली, मैंने सबसे पहले क्या लिया बेटा, 3 वुमेन्स को लिया। तो बाकी तादाद कौन पूरी करेगा, अगर मुझे टोटल 5 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो अगर मैं 3 औरतें सेलेक्ट कर रहा हूं, तो बाकी की तादाद पूरी करेंगे 2 मर्द। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लो, टोटल 5 औरतें थी 5 कॉम्बिनेशन 3, टोटल 4 मर्द हैं 4 कॉम्बिनेशन 2, सिंप्लीफाई करो 10 6 60 हो जाएगा, सही है। सिमिलरली अब देखो नेक्स्ट कंडीशन, क्योंकि एटलीस्ट का केस है तो एटलीस्ट में हमेशा नीचे से ऊपर की जानिब जाएंगे। तो एटलीस्ट के अंदर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, नेक्स्ट कंडीशन होगी कि हमने 4 औरतें सेलेक्ट कर ली और एक मर्द अब की बारी में सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 5 कॉम्बिनेशन 4 इंटू 4 कॉम्बिनेशन 1। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा 5 कॉम्बिनेशन 4 इंटू 4 कॉम्बिनेशन 1 के बराबर। इसको सिंप्लीफाई कैसे किया, अच्छा इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है भाई, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 2 फैक्टर 5 माइनस का 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये आपके पास सिंपल वे में सिंप्लीफाई हो जाएगा भाई। कॉम्बिनेशन का फॉर्मुला अप्लाई किया है, 5 कॉम्बिनेशन 4 कैसे सिंप्लीफाई करा, अगेन वैसे एक कॉम्बिनेशन की शॉर्टकट होती है, कॉम्बिनेशन में कभी भी ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर जस्ट एक कम होना, तो हमेशा ऊपर वाला नंबर आपको डायरेक्टली लिख देते हैं हम। 4 कॉम्बिनेशन 1, अगेन कॉम्बिनेशन में कुछ शॉर्टकट्स होती है, मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ यहाँ पे। भाई कॉम्बिनेशन का एक शॉर्टकट है, कभी भी कॉम्बिनेशन में अगर ऊपर वाली वैल्यू से जस्ट नीचे वाली वैल्यू एक कम हो, तो हमेशा ऊपर वाली वैल्यू आंसर होगी। लेट सपोज कहीं पे लिखा हुआ है 9 कॉम्बिनेशन 8, तो आंसर क्या होगा 9 के बराबर। सिमिलरली एक और शॉर्टकट है कॉम्बिनेशन के अंदर, अगर कभी भी नीचे कॉम्बिनेशन में नीचे 1 आ रहा है ना, तो अगेन ऊपर वाली वैल्यू ऑलरेडी लिखी जाती है। तो 4 कॉम्बिनेशन 1 क्या होगा, सिंपल 4 के बराबर 20 आ गया। अब तीसरी कंडीशन आपने कैसे क्रिएट करी कि देखो चूंकि एग्जामिनर ने कहा है 5 लोग सेलेक्ट करने, कम से कम 3 औरतें होनी चाहिए, तो अब की बारी में क्योंकि कम से कम की कंडीशन है ना, तो कम से कम में हमेशा हम ऊपर जाते हैं। तो अब की बारी में हमने 5 औरतें सेलेक्ट करी, चूंकि 5 लोग ही सेलेक्ट करने, तो मर्द इसलिए 0 हो गए। तो अब ये क्या बन गया 5 कॉम्बिनेशन 5 इंटू 4 कॉम्बिनेशन 0, सही है ना। ये क्या बन गया 4 कॉम्बिनेशन 0 बन गया। अब 5 कॉम्बिनेशन 5 1 के बराबर होता है, 4 कॉम्बिनेशन 0 भी 1 के बराबर होता है। तो आपके पास इस तरीके से आपके तमाम इंडिविजुअल वेज आ गए। आपने करना क्या है, इन तमाम इंडिविजुअल वेज को आपस में ऐड कर देना है। हमेशा याद रखिएगा कभी भी एटलीस्ट की कंडीशन आ जाए या एटमोस्ट की कंडीशन आ जाए, तो हम हमारे नंबर ऑफ केसेस फॉर्म होते हैं, हमारे जो भी नंबर ऑफ केसेस फॉर्म होते हैं ना, इनका जो भी आंसर आता है, हमारे जो भी ये नंबर ऑफ केसेस फॉर्म होते हैं, तो हम करते क्या है, इन तमाम इंडिविजुअल केसेस को आपस में ऐड करवाते हैं। तो आपने 60 प्लस 20 प्लस का 1 करवा दिया, तो ये आ गया 81, यानी कि आपके सेलेक्टेड इवेंट 81 के बराबर है। भाई इस टॉपिक में परेशान होने की जरूरत नहीं है, बेसिक टॉपिक है यार। कॉम्बिनेशन के अंदर अगर आप में से किसी बच्चे को इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, आई विल श्योरली रिकमेंड यू कि आफ्टर दिस लेक्चर आप मेरे कॉम्बिनेशन का कोई भी लेक्चर उठाओगे, लाजिम है कि मैंने एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन करवाया वो, मैं लाजिम कह रहा हूं आपसे, लाजमी सी बात है, मैंने क्वेश्चन आपको करवाया हुआ होगा कॉम्बिनेशन के अंदर कि देखो कभी भी एटलीस्ट की कंडीशन आ जाए, एटमोस्ट की कंडीशन आ जाए, वहां पे हमारे नंबर ऑफ केसेस फॉर्म होते हैं, तो एंड के अंदर आप उन तमाम नंबर ऑफ केसेस को ऐड करवा देते हो। इस तरीके से आपके फाइनली तमाम सेलेक्टेड इवेंट्स आ गए। अब चूंकि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हमने
हमने क्या किया, जो मेरे सेलेक्टेड इवेंट्स आए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करवा लूँ। कैसे करवाऊंगा, 3 का टेबल भी पढ़ सकते हो, वैसे 9 का भी पढ़ सकते हो। 9 9 जार 81 और 9 1 जार 9, 3 कैरी गया, 9 4 जार 36, तो 9/14 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। डेट्स द रीजन हियर। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। देखो क्वेश्चन की लॉजिक को दोबारा समझ लो, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि भाई 5 औरतें हैं, 4 मर्द हैं, टोटल 5 लोग सेलेक्ट करने हैं, प्रोबेबिलिटी बताओ कि कम से कम 3 औरतें सेलेक्ट हो। प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे पहले आपने टोटल इवेंट्स निकाल लिए। टोटल इवेंट्स कैसे निकाले, टोटल इवेंट्स निकालना सबसे आसान होता है कि जो भी टोटल लोग आ रहे हैं, जितने लोग सेलेक्ट करने हैं उनकी कॉम्बिनेशन निकाल लिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन बेस्ड प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। तो आपके पास टोटल इवेंट्स आ गए 126 के बराबर। देन आपने क्या काम करा, देन चूंकि अब आपको सेलेक्टेड इवेंट्स चाहिए, सेलेक्टेड इवेंट्स निकालने के लिए आप क्या करोगे बेटा, एटलीस्ट की कंडीशन का इस्तेमाल। एटलीस्ट की कंडीशन क्या होती है कि हम नीचे से ऊपर की जानिब जाएंगे। एटलीस्ट की कंडीशन क्या होती है कि हम नीचे से ऊपर की जाएंगे। हम पहले 3 औरतों को सेलेक्ट करेंगे, फिर 4 को, फिर 5 को। हम 5 से ज्यादा औरतें सेलेक्ट नहीं कर सकते, गिवन ही आपको 5 औरतें हैं, सही है, और सेलेक्ट भी आपको 5 लोग ही करने, इससे आगे हम जा नहीं सकते हैं, ये हमारी रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। तो ये देखो बेसिक चीज है यार, इसमें क्या मुश्किल बात है, सिंपल वे में क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था, इसमें एग्जामिनर कह रहा है विच वेक्टर इज पैरेलल टू द अदर वेक्टर। अब देखो भाई, दोनों वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सिमिलर होगा वो आपस में पैरेलल हो सकते हैं, अगर उनकी डायरेक्शन सेम हो या डायरेक्शन सेम ना हो। डायरेक्शन सेम नहीं होने का मतलब क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर होगा, कोई मसले की बात नहीं है, तो पैरेलल तो हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि इन ऑप्शंस क्या है, मैंने बात तो बता दी मगर ये डिपेंड कर रहा है भाई ऑप्शंस क्या है। हो सकता है उसने आपको एक वेक्टर की इक्वेशन गिवन हो और कह रहे हो उसके पैरेलल में जो वेक्टर है उसकी इक्वेशन क्या है, तो फिर आप चेक करोगे, कोई मसला नहीं है। तो अगेन डिपेंड करते हैं ऑप्शंस क्या है, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, बच्चा आगे हमसे कह रहा है कि सर एक्सपेंशन ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम के काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। ओके, नॉट अ बिग डील। ओके सर, में एक्सपेंशन ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम्स के हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। आगे बच्चा हमसे क्या कह रहा है कि सर एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें एग्जामिनर कह रहा था a+ar+a² वैल्यू ऑफ ए अगर बराबर है 10 के, तो वैल्यू ऑफ आर बताइए अगर ए 50 बराबर है 30 के। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है। हमारे पास सिंपल तरीके से एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है, सही है ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर a50 की वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करो। a50 किसके बराबर होगा ए आर पावर में 49 के। a50 की वैल्यू गिवन है वो डाल दी, a की वैल्यू गिवन है 10 वो डाल दी, r की पावर में 49। अब और कोई डेटा आपको गिवन नहीं है तो सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे कि देखो ये जीरो से जीरो कट गया, तो यहाँ पे आपके पास ये जो आपके पास क्या बन गया, देखो जीरो से अगर जीरो कट जाएगा तो यहाँ पे 3 का 3 बचा, इक्वल टू के बाद r की पावर में 49। हमें चूंकि r की वैल्यू चाहिए तो हम पावर को दूसरी तरफ शिफ्ट करवाएंगे। जब कभी पावर इक्वल टू के दूसरी तरफ जाती है तो हमेशा याद रखिएगा रेसिप्रोकल की फॉर्म में जाती है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। दैट्स द लॉजिक हियर। इसमें क्या मुश्किल बात है भाई, इसमें क्या चिंता की बात है, सिंपल वे में क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो आपसे आज के पेपर में पूछा गया था, इसमें एग्जामिनर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव ओमेगा स्क्वायर। आपको बेसिकली मल्टीपल ऑप्शंस गिवन थे, एक ऑप्शन गिवन है ओमेगा की पावर 49, एक गिवन है ओमेगा की पावर 27 और बाकी ऑप्शंस आ रहे हैं। तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ओमेगा स्क्वायर किस ऑप्शन में मिलेगा, यानी कि आप बारी बारी सारे ऑप्शन को सिंप्लीफाई करोगे, जिसपे ओमेगा स्क्वायर मिलेगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। हमेशा याद रखिएगा कभी भी ओमेगा पे अगर हायर पावर्स आ रही हो हमेशा उसे कन्वर्ट करते हैं किसके ऊपर, ओमेगा की पावर क्यूब के ऊपर, क्योंकि ओमेगा की पावर क्यूब 1 होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ओमेगा की पावर 49, तो भाई अगर मैं इसको जब ब्रेक करूंगा तो 49 के 3 के टेबल में आता नहीं आता, क्या 48 आता है, आइए चेक कर लेते हैं। फिर 48 इंटू ओमेगा पे कर लिया तो 3 1 3 एंड 3 6 बिल्कुल आता है, तो ये तो खत्म हो गया। तो यहाँ पे देखो ओमेगा की पावर 49 को सिंप्लीफाई करने पे ओमेगा बच रहा है। एग्जामिनर ने कहा है उस ऑप्शन को सेलेक्ट करो जिसके ऊपर जब सिंप्लीफाई करो तो ओमेगा स्क्वायर मिले। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो ओमेगा मिल रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर नहीं है, सही है ना। तो ये बेसिक चीज है। तो भाई ये वो तमाम पेपर्स थे जो आज के 13 वाले दिन एग्जाम में पूछे गए। मैंने बहुत डिटेल लेक्चर बेटा ये डिजाइन किया था टू बी वेरी ऑनेस्ट, मगर चूंकि मेरे पास वो रिकॉर्डिंग मेरी करप्ट हो गई थी तो मैंने जल्दी जल्दी फिर अभी आपको सारी की सारी चीजें दोबारा से रेक्टिफाई करवाई है, बताई। अच्छा, दो चीजों का ख्याल रखिएगा, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं नस के अंदर तो भाई पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह देखो मेरी बात अगर मानोगे तभी आगे जाओगे। मैंने आपसे एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ, सिंपल सी बात क्या है कि भाई इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक्स को लाजमी कवर अप करो। आपके पास डेरिवेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लाजमी तौर पे कवर अप करके जाओ। कॉनिक सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करके जाओ। ट्रिगोनोमेट्री इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको लाजमी तौर पे कवर अप करके जाइए। इसके अलावा हमारे पास सिंपल तरीके से सीक्वेंस एंड सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करिए। इसके अलावा रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करिए। इंटीग्रेशन को कवर अप कर लीजिए। फंक्शंस या लिमिट्स के अंदर कुछ बेसिक टॉपिक्स को कवर अप कर लो, कंपोजिट फंक्शन के, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के, ये टॉपिक्स बहुत आ रहे हैं। तो भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नस्ट के लिए। भाई मेरी बात मानोगे आप भी शहीर बन सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह। नस्ट के नेट नंबर 1 के अंदर 162 प्लस का स्कोर है शहीर का। नस्ट के नेट नंबर 1 के अंदर 158 का स्कोर है मेरे पास मुजम्मिल का। इसके अलावा नस्ट के अंदर 170 प्लस का स्कोर है अब्दुल रहमान फैसल का, नेट नंबर 4 2024 के अंदर, अभी जीआईकेआई के अंदर 100 में स्कॉलरशिप पे बैठा हुआ है। सो भाई मेरी बातों को तस्लीम कर लो, मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूं, एटलीस्ट पास पेपर्स कवर अप करो, साथ साथ लाजमी तौर पे दे आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल, दे आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल। सेकंड नंबर के ऊपर
अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है तो मैं लाजमी तौर पर रिकमेंड करूंगा, मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है इस पर्टिकुलर वीक से, इस बैच को लाजमी ज्वाइन करिए। इस बैच में आपकी ना सिर्फ नस की तैयारी होगी बल्कि नस के साथ बाकी तमाम पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज की तैयारी भी कवर करवाई जाएगी। हमारे बैचेस में होता क्या है भाई, आपकी प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस होंगी। लाइव क्लासेस के अंदर एक एक चीज आपको कवर अप करवाई जाएगी, ना सिर्फ मैथ्स की, फिजिक्स की, इंग्लिश की, बल्कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो ना बिजनेस स्कूल के अंदर तो भाई आपका बैच डिफरेंट होगा, आपका बी कैट का बैच होगा। अगर आप एमडी कैट के स्टूडेंट हो आपका अलग बैच होगा। अगर आप एनईडी या यूईटी में अप्लाई करो, मैदान में अप्लाई करो, तो वहां पे केमिस्ट्री कंप्यूटर आती है, उसकी अलग क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आप एनटीएस में अप्लाई करो, वहां पे एनालिटिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट आपको अलग से दिए जाएंगे। आपकी क्वांटिटेटिव मैथ्स की क्लासेस अलग से होंगी, जनरल मैथ्स की क्लासेस, बिजनेस मैथ्स की क्लासेस अलग से होंगी। तो लाइव क्लासेस में एक एक चीज आपको पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हमारा होता है टेस्ट का, कि भाई जिस तरह नस का टेस्ट होता है, जिस पैटर्न के ऊपर होता है, जिस क्राइटेरिया के साथ होता है, जिस तरह का टाइमर लगा हुआ होता है, सेम हमारे टेस्टों के अंदर सेम सिनेरियो होता है। आपको एक एक चीज हम डिफाइन करते हैं, एक एक चीज हम आपको प्रोवाइड करते हैं, एक एक चीज को आपको लेके चल रहे होते हैं। तो हमारे जो टेस्ट होते हैं उन टेस्टों के अंदर सेम पैटर्न के ऊपर सेम पास पेपर बेस्ड टेस्ट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हमारा क्या है कि जो भी आपका टेस्ट कंडक्ट होगा उसका वीडियो सोल्यूशन में आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ है, क्या उसका सिनेरियो था एंड सो ऑन। इसके अलावा आपको एक एक चीज प्रॉपर्ली गाइड की जाती है, पढ़ाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे फीचर के अंदर होती है कि आपको तमाम का तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो भी टॉपिकल पास पेपर्स होते हैं वो तमाम यूनिवर्सिटीज के हम प्रोवाइड करते हैं विद द प्रॉपर सॉल्यूशन अगेन। इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली डाउट टीचर्स होते हैं, डाउट सेशंस होते हैं, आपके ग्रुप्स होते हैं जहां पे आप प्रॉपर्ली अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। इसके अलावा हर हफ्ते आपकी हर सब्जेक्ट की डाउट सेशंस की क्लासेस होती है जहां पे आप लाइव क्लासेस के अंदर अपनी क्वेरीज को अलग से पूछ सकते हो। ये लाइव क्लासेस के अलावा है। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह इसका फ्रूटफुल रिजल्ट मेरे पास अवेलेबल है कि फास्ट के अंदर टॉप 10 में पोजीशन हो, जीआईकेआई के अंदर पहली पोजीशन हो, नस के अंदर 170 प्लस का स्कोर हो, एनईडी के अंदर लास्ट 7 ईयर्स के अंदर पोजीशन हो, मैरान के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोजीशन हो, यूईटी के अंदर 325 प्लस के स्कोर्स हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे बैच के बच्चों के होते हैं। तो उसके पीछे कोई रीजन है, उसके पीछे रीजन है कि जब इतनी मेहनत हम करते हैं ना कि अगर मेरा एक लेक्चर भी एंड खराब हो गया तो भाई मैं उसमें दोबारा से मेहनत कर रहा हूँ पूरी बैठ के कि मेरे बच्चों को इसमें परेशानी ना हो। तो भाई इसको लाजमी तौर पे आपने कवर अप करना है। न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, उसको लाजमी तौर पे ज्वाइन करें। इंशाल्लाह ताला आपसे लाइव क्लास में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।